खैर, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया और हम दोनों यूं ही बातें करने लगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान लगातार गरज रहा था। अचानक एक बेहद तेज बिजली कड़की, जिसकी चमक ने अंधेरी सड़क को पल भर के लिए रोशन कर दिया। उसी वक्त बारिश थोड़ी थमी और सन्नाटा गहराने लगा। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की अजीब, सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जिसमें मासूमियत से ज्यादा डर छिपा हुआ था। भाई साहब, आपने भी सुनी? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा दूर कहीं जोर जोर से रो रहा है। हाँ, आवाज तो मेरे कानों में भी सुनाई थी, लेकिन इतनी तेज बारिश में सुनसान रास्ते पर कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाएगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। देखो भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा वहां अकेला ना हो। शायद उसकी माँ भी वहीं कहीं अंधेरे में खड़ी हो। रास्ता ना मिलने की वजह से घबराकर वो रो रहा हो। इतनी भयानक रात में कोई बच्चा ऐसे रोए, ये बात मुझे खटक रही है। इसीलिए हमें वहां जाकर देखना चाहिए। हम दोनों कुछ देर तक बिल्कुल खामोश खड़े रहे, कान उस आवाज पर टिके हुए। कभी दूर से किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आती, तो कभी किसी औरत की धीमी सिहरन पैदा कर देने वाली हंसी और अजीब सा गीत सुनाई देता। ठंडी हवा के हर झोंके के साथ वो आवाज और पास आती महसूस हो रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। डर ऐसा कि सांस तक लेने में हिचक हो रही थी। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, शायद वे मुसीबत में है। अगर कोई सच में मुसीबत में होता तो क्या वो ऐसे हंसता और गाता? देखो, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ रहना सही नहीं है। हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। चलिए ना, एक बार चलने में क्या जाता है? क्या पता वे सच में मुसीबत में हों। हम दोनों धीरे धीरे उस रहस्यमयी आवाज की ओर बढ़ने लगे। वो हमें घने अंधेरे जंगल की तरफ खींचती चली। बारिश की छोटी छोटी बूंदें सुई की तरह हमारी त्वचा में चुभ रही थी और ठंडी गीली हवा हर कदम के साथ डर बढ़ा रही थी। देखो, आवाज इधर से आ रही है। जल्दी चलो। हम दोनों उस अजीब आवाज का पीछा करते हुए घने सन्नाटे भरे जंगल में पहुंच गए थे। रात का अंधेरा हर चीज को निगल रहा था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली कड़की और उसकी झिलमिलाती रोशनी में हमें दूर से लगभग एक औरत की परछाई झलकते देखा। ये नजारा देखकर मेरी रूह तक कांप उठी और दिल की धड़कन तेज हो गई। भाई, हमें अभी यहीं से निकलना होगा। यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा। और तुमने वो परछाई देखी क्या? मुझे तो अब भी उसकी झलक याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन सी परछाई? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। सुनो, वो बच्चा फिर से जोर जोर से रो रहा है। उसकी आवाज अब और पास लग रही है। शायद वो सच में बड़ी मुसीबत में है। चलो, देर मत करो। अब मुझे उस अजनबी पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगा था। वो जैसे मुझे जबरदस्ती आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। तभी अचानक पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। एक विशाल पीपल का पेड़ तेजी से हमारे आगे गिर पड़ा। मेरी रूह कांप उठी और दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन वही व्यक्ति बिल्कुल शांत और बिना किसी डर के पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर आगे बढ़ गया, मानो उसे ये सब सामान्य ही लग रहा हो। अरे आओ ना भाई, वहीं खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इस पेड़ को पार करके यहाँ आ जाओ। यहाँ कुछ नहीं है। हाँ चलो, जल्दी आओ, वरना इतनी बारिश की रात और खामोश है। कोई नहीं जाने वाला कि तुम कहाँ हो। मैं अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, हर आवाज पर अपनी सांसें रोक। तभी अचानक कुछ याद आया और जैसे ही याद आई, मैंने अपने कदम वहीं रोके। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर जमी हो गए जैसे, क्योंकि वो व्यक्ति सीधे मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। कुछ ही देर बाद आसमान में फिर से तेज बिजली कड़की और उसी झिलमिलाती रोशनी में वो व्यक्ति अपने असली रूप में प्रकट हो गया। उसकी शक्ल भयानक थी, आंखें लाल, दांत नुकीले
और उसके चेहरे पर एक ऐसा डरावना रूप कि मेरी रूह कांप उठी। वही आवाज जो इतनी देर से गूंज रही थी अब जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने एक एक करके हर प्रकार की डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर दी। मैंने मौका देखा और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इतनी तेजी से भागा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तब तक भागता रहा जब तक वो भयानक जंगल पार ना हो गया। आसमान में बिजली कड़कती रही, बारिश मूसलाधार बरसती रही। थोड़ी दूर जाने पर मुझे मेरा दोस्त अविनाश आवाज लगाते हुए दिखा और मुझे लगा कि शायद अब मैं सुरक्षित हूं। अरे रतन, मेरे घर का रास्ता भूल गए थे क्या? कहाँ गए थे? इतनी देर हो गई। मैंने सोचा कहीं रास्ते में फंस गए होंगे, इसीलिए तुम्हें ढूंढने आ गया। पहले घर चलो प्लीज, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बाद में सब बता दूंगा। अभी बस यहाँ से निकलते हैं जल्दी। बारिश अब लगभग थम चुकी थी। आसमान में काली घटाओं के बीच हल्की सी सफेदी झलक रही थी, जैसे तूफान के बाद की खामोशी उतर आई हो। गीली मिट्टी की खुशबू और पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज के बीच हम दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए अविनाश के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही मैंने बिना कुछ छुपाए उसे अपने साथ घटी हर एक घटना विस्तार से सुनाई। मेरी बात खत्म होते ही अविनाश का चेहरा सफेद पड़ गया और वो कुछ देर तक चुपचाप घबराहट भरी आंखों से मुझे देखता रहा। क्या तुम उस जंगल के रास्ते से आए थे? वहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते रहते। अच्छा हुआ तुम वहाँ से भाग निकले, क्योंकि जिस कुटिया में वह तुम्हें ले गया था उसमें पहले एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उस पर 5 लाख का कर्ज था जो उसके पिता के मरने के बाद उस पर आ गया था। कुछ लोगों ने कर्जदारों को उस आदमी का पता बता दिया। उन कर्जदारों ने एक अंधेरी रात को उस कुटिया में आग लगा दी, जिसमें उसके दोनों बच्चे जिंदा जलकर मर गए। जब वो आदमी अपने घर आया, अपने 2 बच्चों को मरा हुआ देखा तो उसने उसी कुटिया में आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ये सब घटनाएं वहां घटती रहती है। कोई भी गांव वाला उस जंगल के रास्ते से आने जाने की हिम्मत भी नहीं करता। उस रात का खौफ इतना गहरा था कि मैं पूरी रात नींद की एक झलक तक नहीं देख पाया। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकी, मैंने बिना देर किए अपना सामान समेटा और घर लौट आया। तब से मैंने कसम खा ली, उस जंगल का रास्ता दोबारा कभी नहीं चुनूंगा। अब जब भी उससे मिलना होता है मैं उसे अपने घर बुला लेता हूं, शायद इसलिए कि उस रात की परछाई अब भी मेरे जहन में जिंदा है। लेकिन रतन काका, आपको उस पीपल के पेड़ के गिरने पर कौन सी बात याद आ गई कि आप आगे नहीं बढ़े? बुजुर्गों की माने तो अगर रात के सन्नाटे में तुम्हारे रास्ते में कोई पीपल का पेड़ गिरा मिले तो उसे लांघकर आगे बढ़ना सबसे बड़ी भूल होती है। कहते हैं यह अशुभ संकेत होता है। ऐसे वक्त पर इंसान को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि उस पेड़ के पार अक्सर कुछ ऐसा छुपा होता है जिससे लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। रतन काका ने अपनी बात पूरी करते हुए गहरी सांस ली, जैसे उस याद को दोबारा जीने से थक गए हों। चाय की टपरी पर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सबके चेहरों पर खामोशी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस पल सबको एहसास हो गया कि काका की कहानियां महज किस्से नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई थी।